हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप? आई होप यू आर डूइंग वेल। तो आइए, जो ये मैं सीरीज़ चला रहा हूँ ऑन अकाउंटिंग एंड बुक कीपिंग फॉर JKSSB अकाउंटेंट्स असिस्टेंट, और ये है वीडियो नंबर 6 ऑफ द सीरीज़। तो जो 5th वीडियो का क्वेश्चन ऑफ द वीडियो है, पहले उसको देखते हैं। तो वो क्वेश्चन था कि एन अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन इज़ क्रेडिबल एंड वेरीफाइबल विच कैरेक्टरिस्टिक इट डिपिक्ट्स। यहाँ पर एक स्टेटमेंट है, एंड अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन इज क्रेडिबल एंड वेरीफाइबल। तो ये कौन सी कैरेक्टरिस्टिक हैं कि इसकी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन है? अगर कोई अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन क्रेडिबल है एंड वेरीफाइबल है, तो दैट डज डिपिक्ट अंडरस्टैंडेबिलिटी, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी कंपेरेबिलिटी, ऑप्शन सी रिलायबिलिटी एंड ऑप्शन डी क्रेडिबिलिटी। तो सीधी सी बात है, हमने पढ़ी थी रिलायबिलिटी, कंपेरेबिलिटी एंड अंडरस्टैंडेबिलिटी। तो यहाँ पर है रिलायबिलिटी, यानी जो हम वेरीफाई कर सके। तो जब हम किसी चीज़ को वेरीफाई कर पाएंगे तो फिर उस पर उसकी रिलायबिलिटी यानी क्रेडिबिलिटी या ट्रस्टवर्दी बढ़ जाती हैं। अब हम आज के टॉपिक की ओर जाते हैं। तो गाइस, आज का टॉपिक ये है कि बेसिक टर्म्स इन अकाउंटिंग। तो ये बहुत ही अहम टॉपिक है। तो ये टर्म्स है, इनको अगर आप समझ पाओगे तो पूरी अकाउंटिंग आप फिर उसके बाद जो है समझना आसान हो जाएगा। अगर आपने ये मिस किए, ये मानिए कि दिस इज़ द डिक्शनरी ऑफ योर अकाउंटिंग जर्नी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है एंटाइटी। और गाइस, एक बात मैं बताना चाहता हूँ कि ये वीडियो पूरा देखिए, क्योंकि मैं आखिर पे जो है मैं इन टॉपिक्स पे जो है फिर क्वेश्चन फ्रेम करके देता हूँ, जिनको ये है सॉल्व कर पाओगे। इससे पता चल जाएगा कि आपको जो है ये समझ आया है जो मैं वीडियो में बताता हूँ। तो चलिए, एंटिटी का मतलब क्या है कि इट मीन्स ए थिंग दैट हैज़ ए डेफिनेट इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस। ये कोई ऐसी चीज़ है जिसकी एक माकूल इनफरादी वजूद है, जिसका कोई वजूद हो, यानी एक वजूद, जिस चीज़ का कोई किसी चीज़ का अगर वजूद है तो वो एक एंटिटी है हमारे अकाउंटिंग जर्नी में। मिसाल के तौर पर अगर बिजनेस एंटिटी की बात करें, इट मीन्स ए स्पेसिफिकली आइडेंटिफाइबल बिजनेस इंटरप्राइज। तो एक बिजनेस इंटरप्राइज जिसको हम रिकॉग्नाइज कर सके, आइडेंटिफाई कर सके, हाँ वो है, उसके साथ मेरा बिजनेस है, इस शख्स के साथ मेरा बिजनेस है, यहाँ मैंने अपने पैसे लगाए हैं, इसकी मुझे अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन चाहिए। तो वो जब हम ये आइडेंटिफाई कर पाए कि किसके साथ हमारा बिजनेस होता है, तो उनको हम कहते हैं बिजनेस एंटाइटीज़ या सिंपली एंटाइटी। तो एग्जांपल में अगर हम देखेंगे तो लाइक सुपर बाज़ार है, हायर ज्वेलर्स है, ये इन बिजनेस जो है एंटिटीज़ है, उनके नाम हैं। लाइक ITC लिमिटेड, दीज ऑल आर एंटिटीज़ और बिजनेस एंटिटीज़। तो अकाउंटिंग सिस्टम इज डिवाइडेड फॉर ए बिजनेस एंटिटी, यानी जब तक न एक बिजनेस एंटिटी हो, यानी कोई ऑर्गेनाइजेशन हो जिसके पास ऑफिस हो, जिसके पास लोग काम करते हो, जिसके पास एम्प्लॉयज़ हो, जिसके पास मैनेजर्स हो, पॉलिसी मेकर्स हो, या कोई एक सिंपल प्रॉपर्टर, कोई इंडिविजुअल, कोई ओनर होगा, तो उसके पास आइडियाज़ होंगे, वो पैसे लगाता हो, एसेट्स लगाता हो। जब ये होते हैं, यानी ये सब काम होते हैं जो एक अकाउंटिंग के लिए ज़रूरी है, तो ये एक जो ये चीज़ करता है उसको हम बिजनेस एंटिटी कहते हैं। तो ये आप याद रखें, जैसे कंपनी, सुपर बाज़ार है, ज्वेलर्स, कोई शू मेकर होगा। तो इस तरह से ये आपको अब समझ में आया होगा। नेक्स्ट टर्म इज़ ट्रांजैक्शन। तो गाइज, मैंने इससे पहले वीडियो एक अपलोड किया हुआ है, उसमें बताया मैंने है बेसिक टर्म्स एक्सप्लेनर। लेकिन वो ये बेसिक टर्म्स नहीं है, दोज आर द टर्म्स दैट कम इन द डेफिनेशन ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग की एक मखसूस डेफिनेशन है, उसमें कुछ टर्म्स है, उनको मैंने एक्सप्लेन किया है उस वीडियो में। लेकिन मैंने बताया था कि इकोनॉमिक इवेंट की बात की थी, तो मैंने बताया कि एन इवेंट इज़ ए ट्रांजैक्शन, बिजनेस ट्रांजैक्शन। अब यहाँ पे बात आती है कि व्हाट इज़ ए ट्रांजैक्शन। तो अगर एक इवेंट ट्रांजैक्शन है, तो ट्रांजैक्शन एक इवेंट है। कौन सा इवेंट है? इन्वॉल्विंग सम वैल्यू, जिसका एक
सम वैल्यू जिसका एक वैल्यू हो बिटवीन टू और मोर एंटाइटीज़, यानी एक या एक से ज़्यादा, तो दो या दो से ज़्यादा एंटाइटीज़ जो हो बिज़नेस करती हो, उनके दरमियान अगर किसी वैल्यू का जो है तबादला हो गया, एक्सचेंज हो गया, तो हम कहेंगे एक ट्रांजैक्शन हो गई। तो ये कैसे होगा? ये मतलब मिसाल के तौर पर परचेज़ ऑफ गुड्स, जब हम सामान खरीदते हैं, या रिसिप्ट ऑफ मनी, किसी से पैसे लेते हैं बैंक से वगैरह, या किसी से कर्ज देते हैं, पेमेंट क्रेडिटर, किसी जो हमारा कोई कर्ज जिसके हम मकरूज़ कर्जदार होते हैं उनको पैसे दे देते हैं, इस तरह की जब हम एक्टिविटीज़ करते हैं, दे आर ऑल ट्रांजैक्शंस। तो इस तरह आपको समझ में आ गया कि ट्रांजैक्शन है क्या। एंड दिस ट्रांजैक्शन कैन बी मेड इन कैश और बाय क्रेडिट, यानी कैश की सूरत में हम कर सकते हैं, या क्रेडिट कोई सामान देंगे तो फिर उसका कैश लेंगे किसी और दफ़ा, तो वो क्रेडिट हो गया। तो ये दोनों तरह से हम ट्रांजैक्शन कर सकते हैं अकाउंटिंग में। उसके बाद है गाइस ये एसेट्स किन को कहते हैं? दीज आर द इकोनॉमिक रिसोर्सेस, ये वो रिसोर्सेज है, इकोनॉमिक मीनस कि इनके साथ हम जो है बिजनेस कर सकते हैं, प्रॉफिट कमा सकते हैं। तो इस तरह से इकोनॉमिक रिसोर्सेज ये वो वसाइल, ये वो चीज़ है जिनको हम इस्तेमाल में लाकर अपना बिजनेस कर सकते हैं। ऑफ एन एंटरप्राइज, किसी एंटरप्राइज के रिसोर्सेज ये होंगे दैट कैन बी यूजफुली एक्सप्रेस्ड इन मॉनेटरी टर्म्स, लेकिन वो रिसोर्सेज वो होंगे जिनको हम एक्सप्रेस कर सकें किन में? पैसों में, मॉनेटरी टर्म्स में। लाइक हम कहेंगे मेरे पास एक बिल्डिंग है, मैं उसकी कीमत अगर लगा पाऊँ तो वो मैं पैसों, जैसे 10 लाख 1 करोड़ की कीमत है, या मेरे पास गोल्ड है तो उसकी कीमत मॉनेटरी में अगर मैं कर पाता हूँ, तो इन इस तरह की चीज़ों को क्या कहते हैं? एसेट्स। या खुद जो पैसे हैं वो दे आर एन एसेट। तो दीज आर द आइटम्स ऑफ वैल्यू यूज्ड बाय द बिजनेस इन इट्स ऑपरेशंस। तो ये आइटम्स होते हैं जिनकी कीमत होती है, वैल्यू होता है, यानी अगर वो एसेट आप किसी और को कोई मांगे आपसे, तो आप उससे क्या लोगे? पैसों लोगे, उसका वैल्यू मांगोगे। तो एसेट्स इस तरह के रिसोर्सेस, इकोनॉमिक रिसोर्सेस हैं एंटरप्राइज के, जो वो मॉनेटरी टर्म्स में उसको एक्सप्रेस कर पाए और उससे वो बिजनेस ऑपरेशंस कर सके। तो एग्जांपल के तौर पर अगर कोई सुपर बाज़ार, मैंने अभी आपको एग्जांपल बताई, एक एंटाइटी है, बिजनेस एंटाइटी, अगर इसके पास फ्लीट ऑफ ट्रक्स हैं, बहुत सारे ट्रक्स हैं, किसके लिए? फॉर डिलीवरिंग फूड स्टेप्स। तो किसके लिए? ये इसके लिए, इससे जो है खाने पीने की चीज़ें जो है इनको डिलीवर कर पाता है दूसरे मार्केट्स में या दूसरे कस्टमर्स को। तो उसके बदले उसको क्या मिलता है? प्रोवाइड इकोनॉमिक बेनिफिट, इसको बेनिफिट मिलता है उससे जो वो चीज़ें जो है बेचता है, बाय यूजिंग दीज फ्लीट ऑफ ट्रक्स, यानी उसको जो है जो दूसरा कोई ट्रक कॉन्ट्रैक्टर जो है किराया रेंट मांगेगा, फेयर मांगेगा, वो उससे बचाएगा अपने ट्रक्स लाकर। तो शोन ऑन एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट, मैंने पहले बताया पहले वीडियो में कि बैलेंस शीट वो शीट है जिसमें हम दो तरह के जो है एंट्रीज करते हैं, एक एसेट्स एंड दूसरे लायबिलिटीज़ हो गई, जो हमारे पे बोझ होता है, जो हमें अदा करना होता है ज़रूरी, और एसेट्स हो गए जो हमारे अपने रिसोर्सेज होते हैं। तो ये जो एसेट्स होते हैं इनको हम बैलेंस शीट में एसेट साइड पे एंट्री करते हैं इनकी। तो एसेट्स जो है ये जनरली दो किस्म के हैं, एक हो गए फिक्स्ड एसेट्स, यानी जो फिक्स हैं, एक जगह पे लगाए तो ऑलमोस्ट वहीं पे रहते हैं, और करंट एसेट्स, करंट मीनस कि अभी हमारे पास हैं, कुछ मदद के बाद किसी और के हो जाएंगे। तो यहाँ पर यानी फिक्स्ड एसेट्स ये लॉन्ग टर्म बेसिस पे होते हैं, यानी दीज हैव ए लॉन्ग लाइफ। फॉर एग्जांपल लैंड यानी ज़मीन, कोई बिल्डिंग या मशीनरी, यानी मशीनरी जो बहुत सारी मशीन्स होते हैं किसी फैक्ट्री में, या प्लांट, ये वो प्लांट नहीं है जिसको आप जिनको हम पौधे कहते हैं, पेड़ पौधे, ये वो प्लांट नहीं, ये एक ऐसा स्मॉल यूनिट ऑफ कोई फैक्ट्री होती है जिससे, मिसाल के तौर पर गैस प्लांट यानी बायोगैस प्लांट होते हैं, या कोई और प्लांट जिससे हम जो है स्मॉल क्वांटिटी में क्या करते हैं, कोई चीज़ जो है वो मैन्युफैक्चर करते हैं। या फर्नीचर यानी टेबल, लॉकर्स, ये ठीक है, ये फाइल्स वगैरह ये जो होते हैं इनको फर्नीचर कहते हैं। एंड फिक्सचर्स होते हैं, ये वो सामान होता है जिनको जो मतलब एक ऑफिस या बिजनेस ये जो इंटरप्राइज में ज़रूरी होते हैं, लाइक अप्लायंसेस, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, तो वो हो गए फिक्सचर्स। तो ये सारे क्या हैं? फिक्स्ड एसेट्स। और ये जो फिक्स्ड
asset they are used for normal operations, यानी जो हम आम ऑपरेशंस करने होते हैं बिजनेस में वो हम इनसे करते हैं। फिर करंट एसेट दे आर शॉर्ट टर्म, तो बहुत कम समय के लिए हमारे पास या एक बिजनेस ओनर या किसी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के पास रहते हैं। मिसाल के तौर पर डेटर्स यानी अकाउंट्स रिसीवेबल, यानी ये वो मतलब जो कर्जे होते हैं, यानी जो पैसे हमारे पास आने वाले हैं, तो ये कुछ समय के बाद आने वाले हैं। लेकिन जो ये फिक्स्ड एसेट्स होते हैं ये सालों हमारे पास होते हैं जब तक ना हम उनको बेचेंगे। और इसी तरह जो हैं बिल्स होते हैं, जैसे हमने कोई दुकानदार से कोई कुछ सामान लाया तो वहाँ से उसने बिल दे दी, तो वो क्या, तो उसमें वो बिल हो गए नोटिस, यानी जो रिसीवेबल यानी जो हमें लेने होते हैं उस बिल पे जो लिखा है कितना लेना है, तो ये भी शॉर्ट करंट एसेट में आता है। इसी तरह स्टॉक, यानी हम इन्वेंट्री भी स्टॉक को कहते हैं। मिसाल के तौर पर कोई स्टोर में हमने कोई गोदाम में रखा है कोई सामान लदा हुआ, तो वो भी स्टॉक है, क्योंकि वो फिर अगले या एक हफ्ते में बेचना है मार्केट में। तो इसी तरह टेम्परेरी एंड मार्केटेबल सिक्योरिटीज़, यानी सिक्योरिटीज़ होती है जो टेम्परेरी होती है, यानी मार्केटेबल में ना जिनका जो है मार्केट में उसकी खरीद फरोख्त हो सके। तो सिक्योरिटी हो गई अगर हम ये किसी को लोन दें कि उसके बदले हम कुछ ऐसी जो है ये जो ऑब्जेक्ट्स या कुछ ऐसी जो वसाइल होते हैं जिन पे हम कहते हैं कि अगर आपने ये लोन नहीं दिया तो जो आप जो है ये तहफ़्फ़ुज़ रखते हो, ये जो दर्ज रखते हो, ये क्या कहते हैं कोई चीज़, उसके बदले अगर वो लोन नहीं दिया तो मैं आपकी वो प्रॉपर्टी ज़ब्त करूँगा, तो वो उनको कहते हैं सिक्योरिटीज़। तो इसी तरह ये कैश भी हो सकता है, यानी पैसे एंड बैंक बैलेंस, जो भी बैंक से हम लोन लाएंगे जो भी वो बैलेंस होगी वो हमें जल्दी अदा करना होता है। तो इस तरह वो हो गए जो है करंट एसेट्स। तो अब गैस बात करते हैं लायबिलिटीज़। तो लायबिलिटीज दीज आर obligations or debts that an enterprise has to pay at some time in future, यानी ये वो बोझ हैं या वो कर्जे हैं या वो ओब्लिगेशन, यानी जो हमें मिनोअन अदा करनी हो तो कब फ्यूचर टाइम में। तो इसका मतलब है उनको कहते हैं लायबिलिटीज़, यानी अगर हमने कोई लोन लिया तो वो हमें वापस देना है, या हमने किसी से कोई एसेट लिया, कोई मशीनरी ली ताकि मैं उसका किराया दे दूँ, तो वो लायबिलिटीज़ है। तो ये जो लायबिलिटीज़ है दे रिप्रेजेंट क्रेडिटर्स क्लेम्स और फर्म्स, यानी जो आपने किसी से कर्जा लिया, जो कर्जा देने वाला है उसका क्लेम बन जाता है और उस फर्म पे जिस फर्म ने उससे वो कर्जा लिया। तो ये स्टेटमेंट याद रखना कि क्रेडिटर्स क्लेम रिप्रेजेंट क्रेडिटर्स क्लेम्स ऑन फर्म्स, यानी लायबिलिटीज रिप्रेजेंट क्रेडिटर्स क्लेम्स ऑन फर्म्स एसेट, जो फर्म की एसेट है उस पे जो है क्रेडिटर जो है उसकी क्लेम बन जाती है उन पर, लायबिलिटीज़ पर, किसी फर्म की। तो दीज आर शोन ऑन लायबिलिटी साइड ऑन बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट में दो ही एंट्री होते हैं, एक एसेट्स एंड दूसरे लायबिलिटीज़। तो ये जाहिर सी बात है लायबिलिटीज़ साइड में आएगी और बैलेंस शीट। और लायबिलिटी जो है दो तरह की है, लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज़ एंड शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज़। जिस तरह जो है हमने अभी पढ़े, जिस तरह फिक्स्ड एसेट्स है और करंट एसेट्स है, इसी तरह लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज़ आर देयर एंड शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज़। तो नाम से ही ज़ाहिर होता है कि उनका मतलब क्या होगा। तो लेकिन फिर भी आपको याद रखना है कि लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज़ आर यूजुअली पेएबल आफ्टर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर। ये याद रखना कि कब, आफ्टर वर्ड यहाँ पर याद रखना, आफ्टर पीरियड ऑफ 1 ईयर, ये हो गई लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज। इस एग्जाम्पल है लाइक लोन फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, यानी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो गए बैंक या कंपनी जो हमें फाइनेंस करे, जो हमें लोन दे। तो ये हो गए लोन फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और डिबेंचर्स, जिनको हम बॉन्ड्स कहते हैं, बाय ये कि कौन इशू करते हैं ये बॉन्ड्स, बाय ए कंपनी। तो ये सारे क्या है, लॉन्ग टर्म लायबिलिटी। शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज ये होते हैं पेएबल विद इन,
वर्ड याद रखना, विद इन ए पीरियड ऑफ 1 ईयर। ये हो गई लॉन्ग टर्म आफ्टर ए पीरियड ऑफ 1 ईयर, लेकिन ये जो है शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी ये 1 साल के अंदर अंदर ही इनको जो है पे करना है। और इसमें एग्जांपल्स आते हैं क्रेडिटर्स, बिल्स पेएबल, ये जो क्रेडिटर होता है जिसने लोन दिया है या जिसने क्रेडिट किया है उसके बिल्स जो है वो पेएबल होते हैं 1 साल के अंदर अंदर ही। या बैंक ओवरड्राफ्ट, आपका अकाउंट है, आपको उस अकाउंट से सपोज बैंक ने एक लिमिट रखी है कि आप 10,000 निकाल सकते हो 1 महीने में। अगर आपने 10,000 से ज़्यादा निकाला तो वो बन जाएगी बैंक ओवरड्राफ्ट, तो वो आपको लॉन्ग टर्म के लिए लाइबिलिटी, शॉर्ट टर्म के लिए लाइबिलिटी रहेगी, क्योंकि वो आपको बैंक कहता है कि उसको जल्दी से जल्द जो है वापस पे करना है। उसके बाद है एक और टर्म दैट इज़ कैपिटल। तो कैपिटल क्या है? दिस इज़ अमाउंट, ये वो रकम है इन्वेस्टेड बाय द ओनर, जो इन्वेस्ट किए जाती है, जो लगाए जाते हैं बिजनेस में, किसके ज़रिए? बाय ओनर, यानी उस कैपिटल के मालिक से। इन द फर्म इज़ नोन एज कैपिटल। और आप इससे कंफ्यूज नहीं, एसेट से कैपिटल को जो मिलाना नहीं, क्योंकि जो कैपिटल है ये एक किस्म का लायबिलिटी है। इट इज़ ए शोन एज कैपिटल ऑन द लायबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट। यानी ये क्यों लायबिलिटी है? क्योंकि ये जो है एसेट्स होते हैं रिसोर्सेस, और जो रिसोर्स से हमें निकालना है कुछ अमाउंट जिसको हम कैपिटल कहेंगे, वो करेंगे इन्वेस्ट बिजनेस पे। तो वो जो है वो वापस अगर हमें लाना है किस में? उस एसेट्स में, कि पहले हमें वो प्रॉफिट तो दूर की बात, पहले वो मूल जो है उसको वापस लाना है, अपने एसेट्स के साथ बराबर करना है। तो इसमें रिस्क है, वो डूब भी जाएगा और वो वापस भी आएगा। इसलिए वो जो है एक ओनर जो है जिसने वो लगाए हैं बिजनेस पे, तो वो उसके लिए जो है लायबिलिटी बनेगी। इसी तरह सेल्स जो है दे और टोटल, यहाँ पर याद रखना सेल्स और रेवेन्यू में डिफरेंस भी यहाँ पर क्लियर हो जाएगी। सेल्स और टोटल रेवेन्यूज़ है ये, but they are total revenues from goods or service sold or provided to customers, may be cash or credit। ये सेल्स भी कैश होगा या क्रेडिट में होगा, तो ये हो गई। लेकिन ये टोटल रेवेन्यूज होते हैं जो हमने बहुत सारे किस्म के गुड्स एंड सर्विसेज बेच दिए हैं। लेकिन रेवेन्यूज़ क्या हो गए? रेवेन्यूज दीज आर द अमाउंट्स ऑफ द बिजनेस अर्नड, जो कमाए गए हैं बिजनेस से, बिजनेस करते करते जो भी अमाउंट रकम आया बाय सेलिंग इट्स प्रोडक्ट्स और प्रोवाइडिंग सर्विस, जो भी प्रोडक्ट्स सेल किए गए या जो भी खदमात अंजाम दी गई, तो कस्टमर्स किनको? खरीदारों को, कस्टमर्स को, ग्राहकों को, दे आर कॉल्ड सेल्स रेवेन्यू, उनको कहते हैं सेल्स रेवेन्यू। ये जो सेल्स होते हैं ये हो गए टोटल, यानी एक फैक्ट्री में जितने किस्म के भी प्रोडक्ट्स या सर्विस है उनको अगर हम अलग अलग उनकी सेल देखेंगे तो हम कहेंगे दे आर रेवेन्यूज़, लेकिन अगर हम टोटल में लेंगे तो दे आर सेल्स। तो इस तरह से क्लियर हो गया। अदर आइटम्स ऑफ रेवेन्यू इंक्लूड कमीशन होता है, ये रेवेन्यू होता है। इंटरेस्ट, ये रेवेन्यू, यानी इसको हमें हासिल करना है। डिविडेंड यानी शेयर्स और रॉयल्टीज़, ये जो गोल्ड वगैरह हम किसी के पास रखते हैं या रेंट रिसीव जो हम लेते हैं, दे आर ऑल रेवेन्यूज। तो रेवेन्यू का दूसरा नाम है आल्सो कॉल्ड इनकम, तो ये आप याद रखना। तो रोज़ की तरह, हर वीडियो की तरह अब हम बढ़ते हैं प्रैक्टिस क्वेश्चंस की ओर। तो प्रैक्टिस क्वेश्चंस में से क्वेश्चन फर्स्ट जो है, तो प्रैक्टिस क्वेश्चन में क्वेश्चन जो नंबर 1 जो है, दैट इज़ कंसिडर द स्टेटमेंट अबाउट ट्रांजैक्शन। अभी मैंने बताया आपको वो क्या है, उसके बारे में यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट्स हैं, आपको बताना है कि इन स्टेटमेंट्स में से कौन सा स्टेटमेंट है या कोई दो या सारे स्टेटमेंट्स करेक्ट है या नहीं। तो स्टेटमेंट फर्स्ट इज़ इट इज़ एन इवेंट, यानी ट्रांजैक्शन इज़ एन इवेंट, क्या ये सही है या गलत? फर्स्ट स्टेटमेंट है। सेकंड स्टेटमेंट, इट कैन बी मेड इन कैश ऑनली, ट्रांजैक्शन सिर्फ कैश में होती है। सेकंड, परचेज ऑफ गुड्स इज ट्रांजैक्शन, अगर हम कुछ गुड्स सामान खरीदते हैं तो वो एक ट्रांजैक्शन है। तो चूज करेक्ट स्टेटमेंट, यहाँ पर कुछ कोड है, आपको इनसे बताना है कि कौन सा सही है, कौन सा आपको चुन लोगे, ताकि जो स्टेटमेंट सही है वो ऑप्शन उनको रिप्रेजेंट करे। तो ऑप्शन ए ऑल थ्री, यानी तमाम 3 स्टेटमेंट जो यहाँ पर बताया ये है सही
ऑप्शन बी है फर्स्ट एंड सेकंड, यानी फर्स्ट स्टेटमेंट एंड सेकंड स्टेटमेंट। ये आपने यहाँ पर है, इनको पढ़ना है, इनको आप दोबारा से पढ़िए और फिर बताइए ये जो है फर्स्ट एंड सेकंड सही है और तीसरा जो है वो नहीं। ऑप्शन सी है कि फर्स्ट एंड थर्ड, यानी फर्स्ट एंड थर्ड जो है वो सही है, सेकंड नहीं। तो डी फर्स्ट ओनली इज़ ट्रू। तो इसमें है, अगर आप गौर से देखोगे तो ये जो सेकंड स्टेटमेंट है ये इसमें गलत है, क्योंकि जो ये ट्रांजैक्शन है ये कैश में भी होती हैं और क्रेडिट में भी होती है। तो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट, यानी फर्स्ट स्टेटमेंट एंड थर्ड स्टेटमेंट आर करेक्ट। फिर क्वेश्चन नंबर 2, बिजनेस एंटिटी इज़ आल्सो कॉल्ड। बिजनेस एंटिटी जो है उसका दूसरा नाम क्या है? एसेट्स, पॉलिसी एंटिटी, अकाउंटिंग एंटिटी, नन। तो ये पॉलिसी एंटिटी, एसेट्स ये तो अलग ही बात है, लेकिन अकाउंटिंग एंटिटी ये जो है ये बिजनेस एंटिटी है, क्योंकि जब तक न एक एंटिटी हो बिजनेस एंटिटी तब तक अकाउंटिंग की प्रोसेस होती है और इसलिए इसको अकाउंटिंग एंटिटी भी कहते हैं कि इसको बिजनेस एंटिटी को। फिर है क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फिक्स्ड एसेट। इनमें से फिक्स्ड एसेट कौन है? ऑप्शन ए डेट्स, ऑप्शन बी स्टॉक, ऑप्शन सी फिक्सचर्स, ऑप्शन डी कैश। तो अभी आपने पढ़ा है कि दैट इज फिक्सचर्स, यानी अप्लायंसेस इन अ बिजनेस यूनिट और बिजनेस एंटिटी। फिर क्वेश्चन नंबर 4, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ आर यूजुअली पेएबल आफ्टर अ पीरियड ऑफ। यानी जो लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ होते हैं उनको आमतौर पर किस समय के बाद जो है अदा करना होता है? ऑप्शन ए 6 मंथ्स, ऑप्शन बी 12 मंथ्स, ऑप्शन सी 18 मंथ्स एंड ऑप्शन डी 2 ईयर्स। तो अभी आपने पढ़ा 1 ईयर, यानी लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज में दे यूजुअली आर पेएबल आफ्टर 1 ईयर टू 12 मंथ्स। दिस ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। फिर है क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग डू यू एग्री विथ। इनमें से आप जो है किस ऑप्शन के साथ एग्री करते हो? ऑप्शन ए सेल्स आर लेस देन रेवेन्यू। अभी आपने सेल्स एंड रेवेन्यू में फ़र्क समझा है। बी सेल्स और ग्रेटर देन रेवेन्यू, सेल्स जो हैं वो रेवेन्यू से ज़्यादा हैं। सी सेल्स और लेस और इक्वल टू रेवेन्यू, सेल्स जो हैं वो लेस या बराबर है किसके? रेवेन्यू के। तो बस ये 3 ऑप्शन हैं। तो आपको क्या, मैंने अभी आपको बताया कि सेल्स आर टोटल रेवेन्यूज एंड रेवेन्यूज आर दीज आर सेल्स बाय इन डिफरेंट कैटेगरीज। तो इसलिए जो है जो सेल्स होते हैं ये हमेशा होते हैं ज़्यादा किससे? रेवेन्यू से। इसी तरह क्वेश्चन ऑफ द वीडियो है, ये इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में देना। तो पहले वीडियो को है दोबारा देखना, समझना इस क्वेश्चन के हवाले से। अगर आपको ये इसका आंसर नहीं आता हो तो क्वेश्चन को जो है वीडियो को दोबारा से देखें, पॉज करके देखें। कोई जो है आपको कुछ लिख के रखना हो कुछ, तो उसको जो है पॉज करके या इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो क्वेश्चन इज़ कैपिटल इज शोन ऑन विच साइड ऑफ बैलेंस शीट। कैपिटल जो है वो बैलेंस शीट की किस साइड में आता है? क्रेडिट साइड में या लायबिलिटी साइड में या बोथ या इनमें से कोई भी नहीं? तो आपको जो लगता है इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में देना। और जो है इस चैनल के साथ बने रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन पे दबाना, ताकि आपको अगले वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलेगी जो भी मैं नया वीडियो बनाऊंगा। और दूसरी बात, मैं इस पर कंप्यूटर जो है एप्लीकेशंस के बारे में भी कुछ वीडियो बनाए और बना रहा हूं। आप इसको जो है इसलिए इसके साथ जुड़े रहें और दूसरे अपने जो है कोलीग्स के साथ भी है जिसको आप लगता है कि फ़ायदा मिल सकता है, उनके साथ शेयर ज़रूर करें फेसबुक के ज़रिए या व्हाट्सएप के ज़रिए। और दूसरी बात, अगर ये वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक करें और कमेंट भी करें। और एक बात यह है कि मैं आज से इकोनॉमिक्स जो है अकाउंटिंग असिस्टेंट के लिए जो है उस पर आज से वीडियो जो है बनाना शुरू करूँगा। और जो है हमारी जो सीरीज़ अकाउंटिंग एंड बुक कीपिंग ये तो चलती ही रहेगी जब तक न सिलेबस पूरा हो जाए। और दूसरा जो है कंप्यूटर एप्लीकेशन वो भी हम साथ साथ कंटिन्यू रखेंगे। और उसके साथ साथ मुझे अभी जो है मैथ एंड स्टैटिस्टिक्स उस पर भी मैं वीडियोज़ बनाने में अभी जो है मटेरियल देख रहा हूँ कि कहाँ से आपको तैयार करके दूँ और आपको जो है साथ साथ प्रैक्टिस भी कराऊँ, जो मैं क्वेश्चन उन टॉपिक्स पे फिर फ्रेम करता हूँ ताकि आपकी तैयारी साथ साथ रहे। तो शुक्रिया गाइस।